बच्चों, क्या हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? तो ध्यान से सुनो। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका कॉन्फिडेंस रहेगा 100%, क्योंकि इनमें से काफी क्वेश्चन आपको अपने पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, तो अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। आ जाते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में बच्चों हम वो डेफिनेशन वगैरह जो हैं उनकी बात नहीं करेंगे, वो तो सब आपको समझना ही है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मींस ये थ्योरी का जो पार्ट है डेफिनेशन वगैरह वो आप रिवाइज कर लेंगे। तो हम यहाँ ग्राफ्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम एक्सटी ग्राफ बोलते हैं। एक्सटी ग्राफ में एक साइड एक्स एक्सिस पर हम टी बनाएंगे, वाई एक्सिस पर हम एक्स बनाएंगे। एक्स से मतलब यहाँ पोजीशन से है कि कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनते हैं वैसे, पर हमने यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा है तो मीन्स ये डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी। हमने इसको ऐसे बना दिया कि ग्राफ इस तरीके का है, तो इसको बोला जाता है यहाँ पर स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये जो एंगल इधर बन रहा है कि कितना झुका हुआ है ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, तो उसको स्लोप ऑफ द ग्राफ बोला जाता है। तो ये जो झुकाव है एक्स एक्सिस का, मीन्स अगर किसी ने यहाँ तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट x लिया है और इसको लेने में टाइम t लगा है, तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द ग्राफ x अपॉन t, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इससे क्या मिलता है हमें? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें देती है वेलोसिटी। और ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स और टी का, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि एक्स और टी का रेशो हमेशा सेम रहेगा, मतलब ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर इसी ग्राफ को ही हम इस तरीके से बना लें, कुछ इसको हम ऐसे बना दें कर्व में, या फिर इसी ग्राफ को हम इस तरीके से बना दें, तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए आ जाएंगे। ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं ना कि यूनिफॉर्म में जो v है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। नॉन यूनिफॉर्म में भी कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। अब आ जाते हैं दूसरा vt ग्राफ। सेम ऐसे ही ये vt ग्राफ बनाए जाएंगे, इस साइड t, इस साइड v। उसको इसी तरह से बना रहे हैं vt ग्राफ को। और vt ग्राफ भी हम ऐसे भी बना लेते हैं कि ऐसे हो या फिर इस तरीके से, ये भी vt ग्राफ हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो स्लोप है वो स्लोप हमें क्या देगा? सपोज यहाँ तक के लिए हमने कोई इसकी वेलोसिटी ले ली कि v थी, तो ये v हो गया। यहाँ तक का टाइम मान लिया कि ये t था, तो v अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप गिव्स, क्या देता है स्लोप? एक्सेलरेशन। a मिलता है इसे हमें, और स्लोप एक्सेलरेशन देता है। और दूसरा साथ ही इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे ये जो है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ ये देता है हमें v इंटू टी हो जाएगा एरिया के लिए, तो v इंटू टी ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे 1/2 v इंटू टी आ जाएगा, लेकिन एरिया से हमें क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। ये जो ग्राफ है ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, मतलब इसमें क्या कांस्टेंट है? a कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेम रेट पर स्पीड बढ़ रही है। और ये है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये। पोजीशन टाइम ग्राफ ही एक्सेलरेशन के लिए भी बनता है, कि यही जो एक्स टी ग्राफ है, बहुत ध्यान देंगे इसमें, एक्स टी ग्राफ अगर इस तरीके से बना हुआ है मीन्स इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन देखा ना हमने, तो एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर एक्स टी ग्राफ इस तरीके से है अगर, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या था, ये वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन आ गई थी, तो यही जब हम बनाएंगे
एक्स टी में तो इस तरीके से कर्व में आ जाएगा, और इसको अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, और फर्स्ट ग्राफ में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, a इज इक्वल टू होता है d2x अपॉन dt। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी में ये पावर 1 ही है, लेकिन एक्सेलरेशन में x की पावर 2 हो जाती है, इसलिए ये कर्व आ जाता है। तो ये हमने ग्राफ वाले क्वेश्चंस देख लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर ही आएगा वो क्या है? डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड से इनको डिराइव करना है, तो ये जरूर ही आती हैं एग्जाम में। हम कैलकुलस और ग्राफिकल दोनों मेथड कर लेंगे यहाँ पर। काइनेमेटिक से मतलब होता है मोशन में, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो हमें इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करनी है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, जब हम ग्राफिकल मेथड लेते हैं तो ग्राफिकल मेथड में a रहता है कांस्टेंट, और a कांस्टेंट है, उसके लिए जो ग्राफ बनता है vt ग्राफ लेना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें हम कंडीशन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी कुछ स्पीड है, जैसे t इज इक्वल टू 0 पे मान लिया कि u स्पीड उसकी थी ऑलरेडी, उससे वो चल रहा था, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, मतलब वो यहाँ तक पहुंच गया, ये v वेलोसिटी आ गई उसकी, तो इसको हम v को ऐसे लिख देते हैं कि फिर हो गई ये वेलोसिटी उसकी v t टाइम बाद, और यहाँ से इसको मिला देंगे, इधर इसको मिला देंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये है स्लोप ऑफ vt ग्राफ, कि ये है ग्राफ vt ग्राफ, हमें ये दिया हुआ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और ये इसका स्लोप है। अब स्लोप vt ग्राफ का हमें देता है एक्सेलरेशन, वो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा ही, तो अब हम इसमें नाम रख देते हैं o a b c d, और इधर e रख देते हैं। ए बी ग्राफ है, तो हमें ए बी का स्लोप निकालना है, और जो स्लोप होता है vt ग्राफ का वो हमें देता है एक्सेलरेशन, इससे ही निकल आएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो हम यहाँ पर, आप साइड में देख रहे हैं प्रॉपर लैंग्वेज में ये लिखी हुई है इक्वेशन, लेकिन हम यहाँ पर इनको समझ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वी नो स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देता है, मींस a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। तो अब यहाँ पर ग्राफ का स्लोप कैसे देखेंगे आप? BC अपॉन AC, ये स्लोप हो गया BC अपॉन AC, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है V, और ये इतनी वैल्यू है U, तो ये बची हुई कितनी हो गई? V माइनस U आ गई। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी हो गई? V माइनस U रख देंगे, और AC की वैल्यू टाइम, इसमें हमने माना t टाइम लगा है, तो यहाँ t आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ऐसे आ जाती है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। है ना कितनी आसान? जस्ट हमें यहाँ पर लिखना है स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जब ग्राफिकल मेथड है तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं छोड़ना है आपको, स्लोप ऑफ द ग्राफ BC अपॉन AC, ये सब आपको ज़रूर लिखना है, तभी ये ग्राफिकल मेथड माना जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बिल्कुल ईजी हो गई हमारे लिए। अब देखते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस मतलब हमें फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट, और हमने ये पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? एरिया अंडर द ग्राफ, यही लिख लेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ ये क्या शेप बन रही है वो देख लीजिए, कि एरिया अंडर द ग्राफ ये वाली शेप है, ये कौन सी शेप है? ट्रेपेजियम है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या है? OABDO, OABDO,
अब इसका एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और आता है इसमें अपॉन में 2। अब पैरेलल साइड कौन सी है यहाँ, ओ ए और बी डी, ये पैरेलल साइड है और इनके बीच की डिस्टेंस हम ए सी रख सकते हैं। ओ ए प्लस बी डी अपॉन 2 इंटू ए सी। अब ग्राफिकल मेथड है तो इतना हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। अब बस उसके आगे ओ ए की वैल्यू, ओ से ए तक यू, बी डी की वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ ए यू है और बी डी कितना है, ये पूरी v डिस्टेंस, ये जो है ये बी डी है, तो यहाँ आ गया ये v अपॉन 2, ए सी है t। अब हम इसमें v की वैल्यू रख देते हैं u, और v की जगह भी रख देते हैं u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन से, और यहाँ 2 और ये है t, ऐसे ब्रैकेट लगा दें कोई कंफ्यूजन ना हो। हमने यहाँ पर v की वैल्यू रखी है u प्लस ए टी, और ये इस साइड डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये s है, तो s इज इक्वल टू आ गया 2u प्लस ए टी अपॉन 2, और इधर है ये इंटू टी। अब बस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2ut ए टी स्क्वायर अपॉन 2, और 2 को अब हम दोनों के साथ, ये एलसीएम है ना, अलग अलग लिख देते हैं, 2ut अपॉन 2 ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन के लिए हमें v और s दोनों चाहिए, तो हम s ही लेकर चलेंगे, और ये हम सेम लिख देंगे बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें कितना कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ, हमें यहाँ से यहाँ तक का ये बिल्कुल कॉपी करना है, सेम ऐसे ही कि डिस्प्लेसमेंट अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सम ऑफ पैरेलल साइड, सब हमें यहाँ तक ऐसे ही लिख देना है। तो वो सब हम लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ तक, जब डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, जब हम यहाँ तक आ जाएंगे तो अब हम t की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, पुट t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हमने t की वैल्यू निकाल ली और उसको रख देंगे हम यहाँ, तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 और t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a। इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, ये जो v प्लस यू है इसको हम लिख देते हैं u प्लस, अब ये देखिए ये है v प्लस यू प्लस वी बोले या v प्लस यू, एक ही बात है, और इधर v माइनस यू, तो मीन्स ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब u प्लस वी जो है ना, ये u प्लस वी, इसको v प्लस यू की तरह से ही लिख लिया हमने, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और इस साइड क्या है s। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो इसमें से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा एक नई क्वेश्चन, इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ जाती है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कैलकुलस मेथड। यहाँ आपको ये कैलकुलस मेथड भी दिख रहा होगा साइड में। कैलकुलस मेथड तब यूज करते हैं अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो फिर हम ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते। तो कैलकुलस मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब ए टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, मतलब ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ए कांस्टेंट है तब भी और ए कांस्टेंट नहीं है तब भी। तो कैलकुलस मेथड जब कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है तब भी एप्लीकेबल होता है। तो कैलकुलस मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होती है। तो इसको हम दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब कैलकुलस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन को याद रख सकते हैं कि सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए, तो हम भी ए से शुरू करेंगे,
और यहाँ इस चैप्टर में ए हमने क्या पढ़ा है, ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। जब हम कैलकुलस की बात करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेते हैं ना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लेटर ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब इसके लिए हमें थोड़ी कैलकुलस आनी चाहिए, तो हम वो साइड में लिखते जाएंगे। हमें जिस भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी उसको हम साइड में लिख लेंगे कि ये आया कैसे। अब हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा a dt। अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, dv इज इक्वल टू a dt को। dv यहाँ वेलोसिटी है इसलिए लिमिट लगाएंगे, u से v तक चेंज हो रही है वेलोसिटी t टाइम में। जो हमने उस ग्राफ में जैसे जैसे लैंग्वेज ली थी वही सब यहाँ पर आएगी। इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर dt है इसलिए लिमिट लगाएंगे 0 टू t, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं। अब यहाँ बच्चों इंटीग्रेशन में जब dx लेते हैं तो वो x आता है, इसलिए अगर dv लेंगे तो क्या आएगा v। और इसकी लिमिट कैसे लगाई जाती है, अगर u से v लिमिट है तो लिमिट लगाने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। पहले इससे रिप्लेस कर दो, फिर जो लोअर लिमिट है उससे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर ऐसे ही dv जो है वो बन गया v, u से v, और इधर a ऐसे ही लिया हमने और dt को t ले लिया 0 टू t। लिमिट अप्लाई कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू आ गया at, और v इज इक्वल टू u प्लस at। तो फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई इस तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं कि dx अगर x है तो ऐसे ही dt क्या आ जाएगा, t जो हमने यहाँ पर लिखा है ये a dt को क्या लिखा है, a बाहर ले लिया और dt का t आ गया। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, dx इज इक्वल टू आ जाएगा v dt। क्योंकि हमें s चाहिए, s मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये x भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसको हमने लेफ्ट में रख लिया। अब ऐसे ही हम इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो dx का इंटीग्रेशन और इधर v dt इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ हम ध्यान क्या देंगे कि x डिस्प्लेसमेंट है तो x नॉट पे था सपोज वो पार्टिकल बिल्कुल स्टार्टिंग में, t इज इक्वल टू 0 पर एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू x नॉट, ये लेके चल रहे हैं और t टाइम बाद ये x हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो लिमिट x नॉट टू x लगा दी। इधर ये t है तो t की लिमिट लगाएंगे 0 टू t। अब इसमें हमें v की वैल्यू रख लेंगे, v की जगह हम रख लेंगे u प्लस at, और ये dt ऐसे ही, और यहाँ 0 टू t। dx का इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट लग जाएगी x नॉट टू x। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, 0 टू t u dt, ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने, 0 टू t at dt। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी हमने, x माइनस एक्स नॉट आ गया, ये x माइनस एक्स नॉट, और इधर u dt का t ही आ गया, u तो ऐसे ही रहा और ये आ गया t। ऐसे ही यहाँ a ऐसे ही रहा, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ये देख लेंगे हम, फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का कि x n dx है अगर, तो ये आता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना। इसी फॉर्मूले को अब हमने लगा दिया t dt में, तो t यहाँ पर पावर इसकी 1 है, तो जब हम इसको देखेंगे पावर में 1 प्लस करेंगे तो t की पावर 1 प्लस 1, और अपॉन में n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1, तो ये आ जाता है t स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरीके से t dt का जो इंटीग्रेशन है वो t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाता है। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0 आया ना तो सिर्फ यू टी रह गया, और यहाँ 1/2 a t स्क्वायर आ गया। अब x माइनस एक्स नॉट ये लिखा हुआ है हमने, इसको मान लिया कि x माइनस एक्स नॉट है डिस्प्लेसमेंट s, तो इसलिए इक्वेशन क्या आ गई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर।
तो ऐसे ही आ जाती है सेकेंड इक्वेशन। अब आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन पर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे इसके प्रूफ में? जहां से शुरुआत की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग हमने किससे की थी? a से। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब आप इसको dv अपॉन dt को इस तरह से लिख सकते हैं, dv अपॉन dx dx अपॉन dt। आप समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने dx से मल्टीप्लाई और dx से ही डिवाइड कर दिया और इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया और ये dv अपॉन dx को एक साथ, तो dx अपॉन dt यहाँ आ गया है और dv अपॉन dx ये। तो dx अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको हम पहले लिख देते हैं, तो v dv अपॉन dx। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बस इस इक्वेशन में यही मेन है जो हमें याद रखना है। अगर ये हमने ठीक से लिख लिया तो फिर इक्वेशन आगे बहुत इजी है। a dx इज इक्वल टू v dv। हम साइड चेंज कर लेते हैं, v dv इधर ले आते हैं, a dx इधर ले जाते हैं और फिर कर देते हैं इनका इंटीग्रेशन। dv है तो लिमिट u से v लगाएंगे और इधर dx है तो लिमिट x नॉट से x लगाएंगे। ये आप कुछ चीजें याद रखेंगे इसमें। अब देखते हैं फॉर्मूला। जैसे x dx का इंटीग्रेशन या t dt का हमने देखा t स्क्वायर अपॉन 2 आया था, x का x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ऐसे ही v dv का क्या जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर आ गया v स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट आ गई इसकी u से v और इधर a हमने बाहर ले लिया, dx का x आ गया तो लिमिट x नॉट से x आ गई। अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं, तो v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 और इधर ये a x माइनस एक्स नॉट। x माइनस एक्स नॉट को फिर से हम s पुट कर देते हैं और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 2as और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ जाती हैं इक्वेशंस। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस चैप्टर में ग्राफ देख लिए, हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन का डेरिवेशन और हमने कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन देख लिया है। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को देख लेते हैं कि फ्री फॉल में कैसे लेंगे हम इनको। फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जस्ट ड्रॉप की जाती है, मींस फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के साथ साथ एक्सेलरेशन वहां पर हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती हैं इस तरीके से कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी फ्री फॉल में? v इज इक्वल टू जी टी। यहाँ पर g की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव लेना ये साइन कन्वेंशन पे डिपेंड कर रहा है। हम यहाँ पर इस सिचुएशन में g की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं। डायरेक्शन इस तरह की चूज की है हमने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया है। तो v इज इक्वल टू 9.8 t। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी। s को लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं s है तो हम इसको h लिखेंगे। तो h इज इक्वल टू यू टी टर्म तो 0 क्योंकि u 0 है, a कन्वर्ट हो गया g में तो ये जी टी स्क्वायर और यहाँ 1/2। g की वैल्यू 9.8 तो इससे आ जाएगा h इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर ऐसे ही रहा, u स्क्वायर 0 हो गया, 2gh हो गया ये। अब यहाँ पर g की वैल्यू रख देते हैं 9.8 19.6 h। तो बच्चों इक्वेशंस हमने अच्छे से समझ ली हैं। अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी तरीके से क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है कि इफ v इज इक्वल टू 0 नेसेसरीली, क्या ये इम्प्लाइज करता है कि वहां पर एक्सेलरेशन भी 0 होगा? क्या ये इस बात सही है? तो इफ v इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 0
तो ये ज़रूरी नहीं है। इसका हमें एग्जाम्पल देना है कि ऐसा नहीं है कि v 0 हो तो a भी 0 ही हो। एग्जाम्पल दे देंगे इसका, वर्टिकल मोशन v इज इक्वल टू 0 बट a इज इक्वल टू g। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वहां एक मोमेंट के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसका g रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, इन फ्री फॉल, कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंसेस कवर करता है, मतलब हम इक्वल टाइम देखें कि जैसे हमने 1 सेकेंड देखा तो मान लेते हैं कि यहाँ से उसने गिरना शुरू किया था u इज इक्वल टू 0, पहले 1 सेकेंड में उसने ये h1 डिस्टेंस कवर की, अगले 1 सेकेंड में फिर वो h2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगले 1 सेकेंड में वो h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके बाद वो अगले 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा h4। इस तरीके से वो डिस्टेंस कवर करते जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेशो होगा h1 h2 h3, जो ये रेशो आएगा ये इक्वल होगा h4, ये रेशो इक्वल होगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन। इसको बोला जाता है गैलीलियोज ऑड नंबर्स लॉ। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये देख रहे हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस, s इज इक्वल टू -u² अपॉन 2a। ये कैसे आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? मान लेते हैं कि कोई ड्राइवर है, वो रोड पे u स्पीड से चल रहा है, कि ये u स्पीड से उसकी गाड़ी जा रही है। अचानक उसको वहां पे रोड पे एक बच्चा खेलते हुए दिखाई देता है। अचानक से बच्चा आता है तो वो यहाँ पे ही ब्रेक लगा देता है, लेकिन ब्रेक लगाते ही एकदम तो गाड़ी रुकती नहीं है। मान लो वो बिल्कुल उसके पास जाकर रुकी, v इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हुआ, तो ब्रेक लगाने के बाद उसने जितनी डिस्टेंस कवर की, ये डिस्टेंस बोली जाती है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इसको हम s या d कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन से, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u थी, अब उसने ब्रेक अप्लाई किए हैं इसलिए एक्सेलरेशन को हम यहाँ पर नेगेटिव रख देते हैं, और इससे ही आ जाता है s इज इक्वल टू u² अपॉन 2a, और ये माइनस साइन। तो इस तरह से ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आती है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है कि वो पहले का भी उसमें कुछ ये मोशन मेंशन किया जाए, तो जनरली यहाँ पर जो मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन 0 ऐसे गिवन होता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से वो आ रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ut डिस्टेंस ली जाएगी सिर्फ, उससे आगे जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इस फॉर्मूले से लेंगे। तो एक ये स्टॉपिंग डिस्टेंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ मोशन पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। इन इक्वेशंस में देखेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में s नहीं है, तो ये vt इक्वेशन हो गई, v और t में वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कहीं पर v नहीं है, एस टी इक्वेशन हो गई है। और थर्ड इक्वेशन वी एस इक्वेशन हो गई, इसमें टाइम नहीं है। तो फर्स्ट रिलेशन जो है उसमें एस नहीं है, सेकेंड इक्वेशन में v नहीं है, थर्ड इक्वेशन में t नहीं है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यही मेथड अप्लाई करते हैं कि हमारे पास ये जो 3 इक्वेशंस हैं, तो किसी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस अप्लाई कर लेते हैं। और अगर ऐसा होता है कि बोला जाए मोशन स्टार्ट एट रेस्ट, अगर बोला जाए कि स्टार्ट एट रेस्ट, तो इसका मीनिंग होता है u इज इक्वल टू 0। और अगर बोल दिया जाए कि ब्रॉट टू स्टॉप, तो अगर वो रुक गई है तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमने ये NCERT का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता ही है। तो मेथड को अच्छे से समझ लेना, फिर इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इजीली हो जाएगा।
यहाँ इस क्वेश्चन में हमको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, ये ठीक है ना, उसकी पोजीशन दी हुई है अलोंग एक्स एक्सिस a प्लस बी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज हो रही है x की वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और जब वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती हैं तो मीन्स हमें यहाँ वहां पर कैलकुलस मेथड यूज करना होता है। इसमें जो a और b लिए गए हैं उनकी वैल्यूज हमें गिवन है, ये a और b कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये हमें यहाँ गिवन है। t सेकेंड में है, मीन्स ये टाइम है। What is its velocity at t is equal to 0 सेकेंड एंड t is equal to 2 सेकेंड। तो पहले तो हमें इस x की हेल्प से, मीन्स पोजीशन की हेल्प से हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। t is equal to 0 सेकेंड पे फाइंड करनी है और फिर t is equal to 2 सेकेंड पे फाइंड करनी है। एक पार्ट ये हो गया। What is the average velocity between t is equal to 2 सेकेंड एंड t is equal to 4 सेकेंड। उसके बाद हमें फिर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम ड्यूरेशन। तो इससे हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। यहां हमें गिवन है पोजीशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू होगा dx अपॉन dt। हमें डिफ्रेंशिएट करना है a प्लस बी टी स्क्वायर को। बहुत डिटेल में समझेंगे हम एक एक स्टेप को, क्योंकि जनरली बच्चों को कैलकुलस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स ही आती है, तो हम यहाँ इसको बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कोई भी डाउट ना रहे। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें a का डिफरेंशिएशन करना है, फिर d अपॉन डी टी, b टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। आपको ये तो पता ही है ना कि v की वैल्यू dx अपॉन dt ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब x को डिफरेंशिएट किया है। d अपॉन dt ये सिंबल होता है डिफरेंशिएशन का, या d अपॉन dx या कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसे रहेगा d अपॉन dy। a है एक कांस्टेंट वैल्यू, मींस जीरो होगा इसका डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट वैल्यू है मींस कुछ चेंज तो है नहीं उसमें। इधर देखें हम आगे यहाँ, तो b ये कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो d बाय डी टी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n, तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर पावर है 2, तो मीन्स 2 माइनस 1 से ये सिर्फ क्या रह गया, यहाँ टी स्क्वायर का 2t रह गया डिफरेंशिएशन, 2bt। अब हमें फाइंड करनी है ये वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ 2bt में हम t को 0 रखेंगे तो v 0। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल टू 2b और t की जगह हम रख देंगे 2, मीन्स यहाँ 4b आ गया ये। अब b की भी वैल्यू रख देते हैं। b हमें क्या गिवन है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 4 इंटू 2.5, तो ये आ गया 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ये वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें v एवरेज फाइंड करना है। v एवरेज x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, t2 माइनस t1। यहाँ t2 माइनस t1 का मतलब है कि हमें वो ड्यूरेशन लेना है जितने में पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, कई बार बच्चों को ये t2 माइनस t1 लेके भी कंफ्यूजन होता है कि हम तो टोटल टाइम लेते हैं, हम टोटल टाइम ड्यूरेशन लेते हैं जितने में मोशन हुई है। यहाँ हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड को हम मान लेते हैं कि उसकी पोजीशन है x1, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे मान लेते हैं उसकी पोजीशन है x2, और x है a प्लस बी टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो अब हम x1 ले लेते हैं, a प्लस बी टी को रख देते हैं 2। यहाँ हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ले रहे हैं x1 के लिए। a प्लस 4b आ गया ये x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू a प्लस b, अब t को हम रख देंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड लिया है।
तो a प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16b आ गया। तो ऐसे हमारे पास x2 और x1 की वैल्यू आ गई, ये x1 है और ये x2 है। तो v एवरेज देख लेते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो x2 है a प्लस 16b माइनस x1 a प्लस 4b अपॉन t2 माइनस t1। तो टाइम हमें क्या गिवन है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड, तो हम यहाँ पे 4 माइनस 2 कर देंगे। a से a कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b ऐसे हो गया, ये ब्रैकेट ओपन करके यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ a से a कैंसिल, 16 में से 4 गए, ये आ गया 12b। अब 12b अपॉन 2, तो v एवरेज आ गया 6b। यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं 2.5, तो 25 6 यहाँ पर ये आ गया 15.0 मीटर पर सेकेंड, ये v एवरेज आ गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके के कई क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, जैसे ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है और इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। मान लेते हैं कि आगे इसको थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं कि अगर हमें इसमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना होता, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन था, तो हम a इज इक्वल टू कर देंगे dv अपॉन dt, p को रख देंगे 2bt, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2b ऐसे ही आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो मीन्स ये यहाँ पर 2b ही रह गया। अब फिर हम यहाँ पर b की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, तो a की वैल्यू 5.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हमने ये एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। तो अगर आगे ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो आप उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमने सेकंड चैप्टर रिवाइज कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया। जल्दी हम थर्ड चैप्टर भी शुरू करेंगे। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की वीडियोस उतनी ही जल्दी जल्दी बनाऊं कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले ये सब कंप्लीट हो जाए। तो आई होप हमने जो भी आज रिवाइज किया आपको सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो, आपका फीडबैक हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. All the very best.